हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और आज से हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है हिंदी टीजीटी और पीजीटी के लिए, जिसके लिए काफ़ी पहले इन्फॉर्म कर दिया था। हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिलेबस क्या रहेगा और किस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, बुक्स आप क्या ले सकते हैं, वो सारी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है और आज हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो पहला टॉपिक आता है आपका हिंदी साहित्य में, और सबसे ज़्यादा प्रश्न आज तक, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हो, एनवीएस टीजीटी हो, केवीएस का एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर साहित्य पोर्शन की बात करें तो बने हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। और ये बहुत ब्रॉड है, ऐसा नहीं है कि बस हम एक क्लास लेंगे और हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, टू द पॉइंट चीज़ें आपकी क्लियर हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें, क्योंकि प्रश्न हर चीज़ से बना हुआ है, हम लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी देख रखे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन जो है सभी टॉपिक से बना है। तो यहाँ पे हम टू द पॉइंट चीज़ें भी देखेंगे और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखेंगे जहाँ जहाँ से प्रश्न आज तक बने हुए हैं, और कुछ ट्रिक्स की हेल्प से मैं आपको चीज़ें याद कराऊंगी। तो यहाँ इसकी जो क्लास है, आज आपकी थ्योरेटिकल क्लास रहेगी, फिर आपको ट्रिक्स की क्लास मिलेगी जिसमें ट्रिक्स से मैं आपको याद कराने वाली हूँ चीज़ें, और उसके बाद आपको इसका प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का सेशन। तो देखिए, जब कभी भी हिंदी साहित्य के इतिहास की बात आती है तो जाहिर सी बात है हिस्ट्री कहीं ना कहीं से तो शुरू ही होगी। माना जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो 8वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे जो प्रश्न आपका बनता है वो सबसे पहले तो इनसे प्रश्न बनता है, क्योंकि गारसा द तासी, नाम रट लेना है आपको गारसा द तासी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न बनेगा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा किसने शुरू की, सबसे पहला प्रयास किसने किया। ठीक है, तो ये गारसा द तासी ने किया था, लेकिन इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा था। इस ग्रंथ में इन्होंने क्या किया था कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हिंदी और उर्दू के तमाम कवियों का जो है परिचय दिया हुआ था गारसा द तासी ने। इनके ग्रंथ का नाम पूछा जाता है तो वो था इस्तवार दला लित्यतुर एंदुई एंदोस्तानी। काफ़ी लंबा नाम है, अगर आपको नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं है, वो ऑप्शन में आएगा तो आप इसको पहचान जाएंगे। ठीक है, तो क्या याद रखना है, गारसा द तासी ने प्रथम प्रयास किया था, लेकिन काल विभाजन इन्होंने बिल्कुल नहीं किया था। सिर्फ इन्होंने क्या किया था, A to Z इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उर्दू और हिंदी कवियों का जो है परिचय दिया था, इनके बारे में बताया था चीज़ों को। तो गारसा द तासी फ्रेंच भाषा में लिखा था। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो प्रयास किया वो किया था शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर से प्रश्न बन चुका है। इनके ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज, मतलब इनके नाम पर ही रखा गया था। शिव सिंह सेंगर ने लिखा था शिव सिंह सरोज, काफ़ी आसान है इसको जानना। तो अब शिव सिंह सरोज जो उन्होंने लिखा, उसमें भी उन्होंने क्या किया कि करीब 1000 हिंदी कवियों का जो है उनका परिचय पूरा जो है दिया। इन्होंने भी कोई भी काल विभाजन कुछ नहीं किया। तो इनसे भी जो प्रश्न आज तक बना है वो सिर्फ इनके ग्रंथ के नाम पे बना है कि इनका ग्रंथ जो है वो क्या था, इसका नाम क्या था, या इनका संबंध किस चीज़ से है। दूसरा एक प्रश्न बना है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो है दूसरा प्रयास यानी किसने किया है, तो वो किया है शिव सिंह सेंगर ने। आपको आई एम रियली सॉरी कि थोड़ा सा लाइट यहाँ पे आ रहा होगा, तो ओके, शिव सिंह सेंगर ने किया है। ये इनसे 3 तरह के प्रश्न बन चुके हैं। एक भाषा इनकी फ्रेंच, कौन सी इनकी ग्रंथ का नाम है, और किसने प्रथम प्रयास किया। 3 तरह के प्रश्न, 3 से चौथे नहीं बनेंगे, परेशान मत होइए। शिव सिंह सेंगर से प्रश्न बना हुआ है, वही घुमा फिरा के, कभी वो मैच द कॉलम के फॉर्म में पूछा है, कभी किसी तरह से, लेकिन प्रश्न वही पूछा है कि इनके ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज, याद रखना है आपको। फिर आता है जॉर्ज ग्रियर्सन। अब ये थोड़े से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनका आपको सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने काल विभाजन किया। पहला प्रयास काल विभाजन का ये प्रश्न बनता है आपका, किसने किया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था अपनी जो है रचना में पहला प्रयास। लेकिन इन्होंने 11 जो है पार्ट्स में डिवाइड किया, 11 काल में विभाजित तो किया, पर इन्होंने कोई समय नहीं बताया। अब काल विभाजन का मतलब क्या होता है कि भाई काल भी तो पता होना चाहिए ना कि फलाना सन से फलाना। अब ऐसा कुछ इन्होंने कुछ किया नहीं, इन्होंने बस 11 जो है हिस्सों में बांट दिया पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को, समय बताया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इनका जो काल विभाजन था वो आगे जो है वो ज़्यादा चल नहीं पाया। खुद जॉर्ज ग्रियर्सन ने खुद अपनी भाषा में माना, अपने शब्दों में ये चीज़ एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो उस तरह को से जिस तरह से डिफ़ाइन करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, काल विभाजन को वो दर्शा नहीं पाए हैं, ये खुद इन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो इसलिए इनका काल विभाजन कहीं पे भी पूछा नहीं जाएगा। इनसे प्रश्न आपका यही बनेगा
कि काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया था। क्योंकि इन्होंने पहला प्रयास किया था, बाकी लोगों को आइडिया तो वहीं से मिला ना। जो कोई कोशिश करता है पहली बार तो दूसरों को आइडिया वहीं से मिलता है कि अच्छा ऐसा भी किया जा सकता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, भले ही इनका काल विभाजन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद आए मिस्र बंधु। मिस्र बंधु एक्चुअली में 3 व्यक्ति हैं, 3 भाई हैं। इनका मतलब भाई इन द सेंस बंधु नाम लिखा है तो मैंने बोल दिया। ओके, तो मिस्र बंधु में एक प्रश्न बनता है कि मिस्र बंधु के अंतर्गत कौन नहीं आता है, और 4 ऑप्शन दे देता है। 3 उनमें से रहते हैं, 1 कोई नहीं रहता। इस तरह का प्रश्न 2 बार बना हुआ है। तो नाम आपको सबसे पहले मिस्र बंधु का याद रखना है। कौन कौन है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। याद कर लीजिए इसको अभी। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, मतलब एक गणेश भगवान मान लीजिए, श्याम भगवान मान लीजिए और एक सुखदेव, ऐसे ही मान लीजिए। तो 3 जो हैं वो मिस्र बंधु हैं। अब इन्होंने 1913 में एक जो है ग्रंथ लिखा जिसका नाम था मिस्र बंधु विनोद। क्या नाम था? मिस्र बंधु, इसके आगे लगा दीजिए विनोद। मिस्र बंधु विनोद लिखा इन्होंने 1913 में। कभी कभी सन पूछता है, सन अक्सर पूछता है, तो ये आपको याद रखना है। मिस्र बंधु विनोद 1913 में। इसमें उन्होंने क्या किया कि काल विभाजन का समय भी बताया। तो सबसे पहले काल विभाजन में सन जो है या समय जो है वो किसने बताया? तो वो बताया मिस्र बंधुओं ने, मिस्र बंधु विनोद में। इसके पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन का पहला प्रयास किया, लेकिन उन्होंने समय अवधि नहीं बताई कि कब से कब तक। अब इन्होंने जो समय बताया है, इससे ज़्यादा प्रश्न तो नहीं बनता है, लेकिन 1-2 बार प्रश्न बन चुका है। जैसे कि परिवर्तन काल की अवधि पूछी गई थी। ठीक है, तो परिवर्तन काल की अवधि पूछी जा चुकी है, तो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको देख लेना है। अब ब्रॉडली तो इन्होंने 5 भागों में बांटा है, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे ये आरंभिक है तो इसको भी इन्होंने 2 हिस्सों में बांटा है, पूर्वारंभिक उत्तरारंभिक। ठीक है, माध्यमिक है तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, थोड़ा मेरा बोर्ड छोटा है, पर पढ़ाई ज़्यादा करनी है हमें, है ना। तो माध्यमिक है तो इन्होंने पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक, प्रौढ़ उत्तरा नहीं यहाँ पे रहेगा। तो ये इस तरह से इन्होंने और डिवाइड कर रखा है। परिवर्तन काल का नाम पूछा था, परिवर्तन काल की अवधि इन्होंने कितनी बताई है? तो 1890 से 1925 तक, 1890 से 1925 तक। ये सारे ही जो आप देख रहे हैं नंबर लिखे हैं, ये सन नहीं है, ये सब संवत हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। सन हमेशा सिर्फ और सिर्फ जब उत्थान पूछेगा, रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय क्या बताया है या द्वितीय उत्थान की अवधि क्या बताई है, यूपी पीजीटी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो उसमें आपको सन मिलेगा। जब कभी भी आपसे आदिकाल का, पूर्व मध्यकाल का या रीतिकाल का, इन सभी का जो है समय पूछा जाएगा तो वो विक्रम संवत में होगा। अब यूपी पीजीटी 2002 की बात है, प्रश्न पूछा था कि रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का पूछा था 2002 में, आदिकाल का समय जो है वो क्या निर्धारित किया है। तो 2 ऑप्शन उसमें, ए ऑप्शन जो दिया था वो दिया था 1050 1375 विक्रम संवत, और बी ऑप्शन जो दे रखा था उसने सब कुछ यही रखा था, सिर्फ सन लिखा था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सन सिर्फ उत्थान में देना है। इस तरह के विभाजन में आपको संवत ही ध्यान में रखना है। तो देख लीजिए, इन्होंने आरंभिक जो है वो आपका 700 से 1343, 1300 फिर 44 से 1444 तक गया। फिर माध्यमिक आया तो माध्यमिक में भी आपका 2 हो गया, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक, तो ये भी आपका 1445 से, मतलब हर नेक्स्ट एक समय जैसे ख़त्म होता तो नेक्स्ट उसके बाद शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है, ऐसे ही होता है। 1560, 1561 से 1690, ये चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं, टू द पॉइंट आपको याद रहेंगी। बाकी आई विल ट्राई कि इसके एक प्रॉपर PDF भी जल्दी जल्दी हो सके बना के आपको दे दूँ। परिवर्तन काल पूछा जा चुका है, वर्तमान काल खैर इसको छोड़ देते हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि इनसे प्रश्न इतने ही बने हैं अभी तक फिलहाल। मिस्र बंधु से प्रश्न कितने बने हैं? इससे 3 प्रश्न बना, इससे 1 प्रश्न बना, जॉर्ज ग्रियर्सन से 1 प्रश्न बना, मिस्र बंधु से प्रश्न बना है इनमें कौन कौन बंधु आते हैं, इनके पुस्तक का नाम क्या है, और परिवर्तन काल का की अवधि इन्होंने क्या बताई है। तो इनसे ये 3 प्रश्न बन चुके हैं, ऐसे ही प्रश्न इनसे बन सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब टॉपिक है हमारा रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया, आज भी हम उसे ही एकदम वैलिड और सबसे बेहतरीन मानते हैं, वही पढ़ते हैं। ठीक है, कब किया था इन्होंने? 1929 में इन्होंने एक अपनी जो है रचना लिखी, हिंदी साहित्य का इतिहास।
ये पहले हिंदी साहित्य का इतिहास एक अलग ग्रंथ नहीं था। पहले ही आपकी काशी नागरी प्रचारणी जो सभा थी है ना, वहाँ से ये प्रचारित होती थी एक शब्द सागर के रूप में। बाद में इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके इसको अलग कर दिया गया और विस्तृत करके एक इंडिपेंडेंट एक ग्रंथ जो है उसके रूप में डेवलप कर दिया गया था। तो ये आपका जो है रामचंद्र शुक्ल ने 1929 हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसमें इन्होंने ये काल विभाजन बताया है जो कि सर्वमान्य है और सबसे अधिक प्रश्न आज तक यहीं से बने हैं। तो अब हम लोग को यही देखना है। स्पीड अगर आपको बहुत स्लो या बहुत फास्ट लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन ऐसे पढ़ेंगे तो याद होता चलेगा। अब देखिएगा, इन्होंने जो समय बताया आदिकाल, यहाँ से आपके 2 प्रश्न बन चुके हैं, एक्चुअली 3 प्रश्न बन चुके हैं। कौन कौन से? पहली बात तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की अवधि क्या बताई। अभी मैंने आपको ये प्रश्न बताया है ना कि ये पूछा गया था 2002 में पीजीटी में, और आपका समय अवधि दिखा है यहाँ पे, विक्रम संवत ही रहेगा, आपको पता है 1050 से 1375। याद कैसे करेंगे? 1050, 1375, 17, 19 ऐसे, क्योंकि दूसरा वाला जो नंबर रहता है वो यही है जो यहाँ पे आएगा। देखिए 1375, 1375, 1700, 1700, 1900, 1900। आदिकाल, दूसरा प्रश्न इनसे ये बना था कि आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया। तो आदिकाल को वीर गाथा काल भी इन्होंने नाम दिया, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, वीर गाथा काल भी इन्होंने नाम दिया है। और इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, ठीक है, इस तरह से। वीर गाथा काल की जो है समय अवधि क्या है, तो अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है कि तो आपको पता होना चाहिए कि आदिकाल ही वीर गाथा काल है, ठीक है। अब आते हैं पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल के नाम से हम जानते हैं। प्रसिद्ध क्या है? भक्ति काल है प्रसिद्ध, चीज़ वही है, आपको दोनों चीज़ याद रखनी है। फिर उत्तर मध्यकाल आया आपका 1700 से 1900 संवत, रीतिकाल के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और अंत में आया आधुनिक काल। अब आधुनिक काल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वरना कभी आपका गलत हो सकता है परीक्षा में थोड़ा सा। आधुनिक काल, जैसा कि मैंने कई जगह देखा कि इसका जो समय बताया जाता है 1900 से अब तक लिखा होता है, 1900 से अब तक, लेकिन कुछ परीक्षाओं में आया हुआ है और कई जगह आपको यहाँ पे मेंशन मिलता है 1900 से 1984 तक। ये 84 साल स्पेशली दिया रहता है, 1900 से 1984 तक। तो अब यहाँ हो गई कन्फ्यूज़न, है ना, कहीं किसी भी जगह पे अब तक दिया है, कहीं पे 1984 दिया है। तो आपको कुछ परेशान नहीं होना है परेशान होने से थोड़ी ना कुछ होगा, आपको बस ये याद कर लेना है 1900 से 1984। अब आपका क्या है, रिटर्न तो आना नहीं है कि आप प्रॉपर लिखेंगे 1984 तक। ऑप्शन में अगर 1900 से अब तक आया तो वो लगा दीजिएगा, 84 लिखा आ गया तो वो लगा दीजिएगा, दोनों आएगा, नहीं परेशान नहीं होना है। चलिए देख लेते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये जो काल विभाजन है ये आपको रट के रखना है, नाम भी रट के रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रयास किया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने एक प्रयास किया था। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनका कुछ अलग नहीं है। इन्होंने जो रामचंद्र शुक्ल वाला काल विभाजन है यही रखा है सेम, सिर्फ क्या किया है इन्होंने, ये जो आदिकाल है इसको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। इसको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। क्या नाम दे दिया है? संधि काल, जो कि 750 से 1000 की समय अवधि इन्होंने बता दी है। उसके बाद दूसरा नाम दे दिया है चारण काल। चारण काल से प्रश्न बना हुआ है, कई बार बना हुआ है, ठीक है। चारण काल की संज्ञा किसने दी, एटसेट्रा। ये 1000 से 1375। तो कुल मिला के आदिकाल जो 1375 तक था वो इन्होंने संधि काल और चारण काल में बांट दिया है। सिर्फ समय अवधि थोड़ी सी बदल दी है, अंत यहीं पे किया है, लेकिन शुरुआत जो की है इन्होंने 750 से कर दी है, ठीक है। इतना सा फर्क किया है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इनका कितना हो गया, राम कुमार वर्मा का इन्होंने 4 में बांटा था, रामचंद्र शुक्ल ने, इनका 5 हो गया क्योंकि एक को इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया। तो अभी आपका ये 5 हो गया। अब इसके बाद लगभग कोशिश तो सभी ने की, नगेंद्र जी ने की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की, सभी ने अपने अपने विभाजन किए हैं, अपने अपने अनुसार नाम दिए हैं। पर प्रश्न वहाँ से अब आपका ये नहीं बनेगा कि किसने किस काल को कितना समय दिया है, ये सब कुछ नहीं बनेगा। अब जो प्रश्न आपके बनेंगे वो बनेगा बस यही चीज़ कि किसने आदिकाल को ये नाम दिया है, किसने नामकरण, ये कह सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य का नामकरण से अब आपका प्रश्न बनेगा कि किसने किसका क्या नाम दिया है। क्योंकि सभी जो इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, इतिहासकार कह सकते हैं, तो सभी ने अलग अलग नामकरण कर रखा है ना।
जैसे किसी ने सिद्ध सामंत का नाम दे दिया, किसने दिया, राहुल सांकृत्यायन ने दिया। तो इसी तरह से सबने अलग अलग नाम दे रखा है अलग अलग काल को। इसको मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगी ताकि वो कभी आपको भूले नहीं। तो वो अगली क्लास में हम याद करेंगे ताकि वो चीज़ें याद रहें, और उसके बाद फिर हम इसका एक प्रॉपर प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो क्लासेस चल रही हैं वो आपकी मिस ना होने पाए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी फ्री पीडीएफ के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट्स हुआ करेंगी हमारे, आप सॉल्व किया करेंगे, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल एक बार प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। और बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है हिंदी पढ़ना, मतलब हिंदी साहित्य के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती हैं। बाकी कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस सेट के टाइम पर भी रिवाइज़ करा दी जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।